बच्चों, तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर यानी कि प्रमुख राजनीति पाश्चात्य राजनीति विचार को अपन अरस्तु की चर्चा कर रहे हैं। अरस्तु का पाठ अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अरस्तु के की अध्ययन पद्धति के बारे में मैंने बताया था आपको। अब अरस्तु जो है वो किस प्रकार का विचारक है राजनीति विज्ञान में, उसको अरस्तु को एक व्यवहारवादी विचारक के रूप में भी जानते हैं। वो किस कारण से राजनीति अरस्तु व्यवहारवादी विचार का प्रतिपादन कैसे करता है, उसके लिए जो कुछ बिंदु है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कि उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। वो आगमनात्मक जो पद्धति है उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। और वो बेसिकली क्या है, सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है। और यह अपने आप में ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस इत्यादि को प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद ने किया, उसको बढ़ावा देता है। तो ये जो उसका है तर्क संगत विश्लेषण, ये उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक व्यवहारवादी विचारक के रूप में रखता है। दूसरा जो बिंदु है वो यथार्थवादी विचारक है। अरस्तु काल्पनिक की बजाय यथार्थवादी है, प्लेटो के विपरीत। प्लेटो जो है वो यथार्थवादी, वो कल्पनाशीलता में आदर्शवादी विचारक के रूप में हमारे सामने है। अरस्तु उसके विपरीत, इसलिए अरस्तु ने प्लेटो के आदर्श राज्य को स्वीकार उस रूप में नहीं किया है, क्योंकि वो अचीवेबल, अटेनेबल नहीं है, यानी कि उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर उसने अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, जो कि प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए वो एक यथार्थवादी विचारक है। फिर अ, अरस्तु जो है वो राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, राज्य की विशेषताएं, राज्य का संचालन, संविधान, सरकार, क्रांति इत्यादि के सिद्धांतों को भी वो आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार वो राज्य के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विचारक है। फिर संविधान और संविधान का अध्ययन और संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, और उसके आधार पर संविधानों का भी वर्गीकरण किया उसने। फिर उसने नागरिकता की व्याख्या की, नागरिकता स्पष्टता से व्याख्या की है, और कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, दास होंगे, दास प्रथा का समर्थन किया। लेकिन कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, इसके बारे में भी बड़ी स्पष्टता से उसके नागरिक कर्तव्यों के आधार पर नागरिकों का वर्गीकरण किया है। और इसके अलावा अरस्तु ने स्वतंत्रता और सत्ता का भी एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। फिर वो विधि की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, यानी कि विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। यद्यपि विधि की सर्वोच्चता हो, लेकिन नागरिकों के बीच में हो, क्योंकि वो जो श्रेणी में नागरिकों को बांटता है, दासों को, तो उसके हिसाब से नागरिकों के बीच में विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। एक बात और कि वो जो शासन के 3 अंग है राज्य में, यद्यपि उस मॉन्टेस्क्यू ने इसका बहुत ज्यादा वर्णन किया, शक्ति पृथक्करण का, शक्ति विभाजन का, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन इसका सबसे प्रारंभिक हमको ज्ञान, जानकारी अरस्तु के राजनीतिक अध्ययन में मिल जाता है। और एक प्रकार से उसने शक्ति के विभाजन को भी अपनाया है और उसको प्रतिपादित किया है ना। और फिर राजनीतिक व्यवस्था पर किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव रहता है, इसका भी विस्तृत वर्णन किया है। इन सबको मिलाकर अगर देखें तो अरस्तु राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त, स्वतंत्र स्थिति, स्टेटस, परिस्थिति प्रदान करता है, और जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान एक सक्षम विज्ञान, एक स्वतंत्र स्वायत्त विज्ञान विषय के रूप में आगे विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ। अब राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बाद अरस्तु जो है वो कुल मिलाकर राज्य की उत्पत्ति के ऊपर आता है। राज्य, हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, विषय है, वो है राज्य। बाद के कई विचारकों ने, जैसे गार्डनर ने और सीले, लीकॉक, गार्डनर ने कहा भी कि राज्य से शुरू, राज्य से अंत। तो राजनीति विज्ञान का महत्व कितना ज्यादा है राज्य का राजनीति विज्ञान में, इसको अरस्तु ने भी स्वीकार किया। और सबसे पहले वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। और हम सभी जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो प्राकृतिक सिद्धांत है
वो अरस्तु उसका समर्थन करता है। प्राकृतिक सिद्धांत यानी राज्य एक प्राकृतिक है, ये स्वतः विकसित संस्था है ना, स्वतः विकसित संस्था है। और ये इसको बनाया नहीं गया है, ये मानव निर्मित नहीं है। वो इसलिए अरस्तु कहता है कि व्यक्ति तो जन्म ही राज्य में लेता है ना। जो राज्य में नहीं रह सकता वो अ, या तो पशु है या देवता, है ना। राज्य और ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अरस्तु राज्य और समाज में बहुत भेद नहीं करता, उसके विचारों में राज्य और समाज के बीच में उतना भेद नहीं है। लगभग सिनोनिम, लगभग एक सिनोनिम की तरह वो उसको इंटरचेंजेबली यूज करता है, उपयोग करता है उसका। और इसलिए वो जो है राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कैसे राज्य व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है स्वतः, क्योंकि राज्य सबसे पहले परिवार, फिर गांव, फिर ग्राम या जन, फिर उसके बाद राज्य। तो ये स्वतः एक विकसित संस्था है। और राज्य इन सभी मानवीय समुदायों का एक ये की उच्च स्थिति है, एक पूर्णता है। इन सभी मानवीय समुदायों की पूर्णता है राज्य। इसके बिना मानवीय समुदायों और व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि कि वो प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन राज्य में वो अरस्तु व्यक्ति को भी एक मौलिक इकाई मानता है। और राज्य के दायित्वों की चर्चा करते हुए कहता है कि किस प्रकार राज्य का दायित्व है कि व्यक्तियों के आवश्यकताओं को की पूर्ति करे और उनके हितों की रक्षा करे। और इन सबको कहते हुए राज्य जो है एक सर्वोपरि संस्था है, सर्वोपरि। अब आदर्शवादी जितने भी विचारक हैं, प्लेटो हो या अरस्तु, राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, है ना। जिसमें वो व्यक्ति को भी राज्य की सेवा में लगा हुआ एक यंत्र मात्र मानता है। इसलिए राज्य सर्वोपरि है। और इसलिए राज्य के प्राकृतिक सिद्धांत को मानते हुए एक आंगिक सिद्धांत की ओर भी हमको ले जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर जो बाद में विचारक हुए आधुनिक काल में, उन्होंने भी इस आंगिक सिद्धांत को अपनाया अरस्तु से, क्योंकि हम जानते हैं कि अरस्तु एक जीव वैज्ञानिक भी था। तो वो उस जीव वैज्ञानिक आंगिक सिद्धांत को राजनीति में राज्य पर लागू करने का प्रयास करता है। कहता है कि राज्य एक अपने आप में एक मानव शरीर की तरह है। आंगिक सिद्धांत का मतलब ये है कि राज्य एक शरीर की तरह है जिसके सभी अंग कार्य करने चाहिए, तो राज्य पूर्णता से अच्छे से कार्य कर सकता है। और इसलिए उस आंगिक सिद्धांत की स्पष्ट छाप हम अरस्तु के सिद्धांत में, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देख सकते हैं। और इसलिए राज्य का जो विकास हुआ उसमें इन सभी अंगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कुल मिलाकर राज्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में जो प्राकृतिक सिद्धांत, आंगिक सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया, उसके बारे में एक जानकारी है। अब इसके बाद जो है वो अरस्तु के राज्य की अपन एक विशेषता क्या क्या है वो भी अपन देखेंगे। विशेषता में सबसे पहले राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, यानी कि पहले राज्य फिर व्यक्ति। जैसे कि समझौतावादी हॉब्स लॉ का रूसो कहते हैं कि पहले व्यक्ति के हितों के लिए राज्य बनाया, तो राज्य बाद में आया। ऐसा नहीं है। अरस्तु कहता है कि पहले राज्य आया फिर व्यक्ति आया, व्यक्ति राज्य में ही पैदा होता है। फिर दूसरा बिंदु इसकी विशेषता है वो कि राज्य आत्मनिर्भर है, राज्य अपने आप में परिपूर्ण है। राज्य में वो गुण है जिसके द्वारा वो अवश्यंभावी बन जाता है व्यक्ति के जीवन में, है ना। राज्य वो इनएविटेबल है, वो अवश्यंभावी बन जाता है। फिर तीसरा जो बिंदु है, राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। द स्टेट इज नॉट मियरली एन एसोसिएशन, इट इज द सुप्रीम एसोसिएशन। कुल मिलाकर राज्य एक सुप्रीम एसोसिएशन है, ये अरस्तु ने कहा। हम बाद में देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने अपनी किताब लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में कैसे इसी एक एकल संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित करके राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना, सर्वोच्च संप्रभु शक्ति का स्वामी माना, वो भी देखते हैं। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। एक और विशेषता, राज्य अंतिम और संपूर्ण समुदाय है।
राज्य से ऊपर कोई नहीं, सर्वोच्च है तो ऊपर को अंतिम है वो समुदाय। जिस समुदाय मानवीय समुदाय का विकास हुआ उसकी पूर्णता है, वो अंत है। अ, और प्राकृतिक है इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक है, व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक संस्था है, ये कोई इम्पोज किया हुआ नहीं है ना। फिर राज्य विविधता में एकता है। राज्य में अनेक प्रकार की विविधताएं होंगी, उनमें विचार भी होंगे अलग अलग, लेकिन वो अपने आप में विविधताओं में एकता को का प्रतिनिधित्व करता है ना। राज्य एक आंगिक सावयवी रूप है। सावयवी मतलब आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है वो, और जिसमें एक अंग दूसरे अंग के कार्य के ऊपर निर्भर करते हैं और फिर अंतिम रूप से राज्य सक्षमता से कार्य करता है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन भी है, यानी कि वो मनुष्य में सद्गुणों को, बौद्धिक नैतिक सद्गुणों और शारीरिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देता है, एक आध्यात्मिक संस्था भी है। और किस संविधान राज्य के की विशेषता में अरस्तु ने संविधान को भी शामिल किया। किसी राज्य की विशेषता उस राज्य के संविधान से भी परिलक्षित होती है। और अंत में अरस्तु ने एक और बिंदु कहा है कि राज्य और शासन में भेद है, यानी राज्य और राज्य पर शासन करने यानी शासन प्रक्रिया में भेद है। और इसलिए राजनीतिक सत्ता में सहभागियों से युक्त संस्था को क्रमशः राज्य और शासन का नाम दिया उसने। अब राज्य के कार्य क्या क्या है, विशेषताएं कार्य क्या क्या है, ये मैं अपने व्याख्यान में आपको अरस्तु के अनुसार क्या है कार्य